मेरा नाम सालू है। मेरी उम्र 13 साल है। अपने अब्बा से मिलने में दुबई आया था और मेरे अब्बा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया था और वह बुरी तरह से जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट पर अब्बा की जगह उनके दोस्त मुझे लेने आए और यह खबर सुनाए कि मेरे अब्बा अस्पताल में पड़े हैं तो मेरे होश उड़ गए। मुझे इंडिया से जहाज में मेरी माँ ने बिठाया था और यहाँ पर मुझे अब्बा लेने के लिए आने वाले थे, लेकिन अब्बा के दोस्त को देखकर और सारी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत जिद करके दुबई आया था क्योंकि मेरे स्कूल की छुट्टियां चल रही थी और मैं कुछ वक्त अपने अब्बा के साथ गुजारना चाहता था और दुबई घूमना चाहता था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, इसीलिए मेरे जिद पर अब्बा मान गए और मुझे अपने पास बुला लिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे यहाँ आने पर ऐसी कयामत टूट पड़ेगी। जब मैं अस्पताल पहुंचा तो यह देखकर मेरे आंखों से आंसू बहने लगे कि मेरे अब्बा बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट थे। उनका सारा जिस्म पट्टियों में जकड़ा हुआ था और डॉक्टर ने बताया यह कि उनके काफ़ी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अभी यह सब चल ही रहा था कि पता चला कि कंपनी ने अब्बा की यह हादसे को सुनकर उन्हें छुट्टियां दे दी है और अब्बा के पास अगले 6 महीने तक कोई काम नहीं। कंपनी अब्बा का खर्च नहीं उठाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उनको छुट्टी दे दी थी और अब्बा की जगह किसी दूसरे बंदे को ले लिया था। जब अब्बा होश में आए और उन्हें यह बात पता चली तो अब्बा खूब रोने लगे क्योंकि उन पर न सिर्फ घर की जिम्मेदारी थी बल्कि 2 बहनें भी घर पर मौजूद थी। उन्हीं की वजह से अब्बा ने दुबई जाना कबूल किया था और वह मुझे और अम्मा को इस वक्त वहाँ छोड़कर चले आए थे जब मैं सिर्फ 6 महीने का था। यहाँ आने के बाद 2 बहन की शादियाँ अब्बा कर चुके थे, लेकिन 2 बहनें अभी भी बाकी थी और यही सोचकर अब्बा की तबीयत और भी खराब होने लगी कि अब इसके आगे क्या होगा। अब्बा को इस कदर परेशान और तकलीफ में देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना ही मैं यहाँ आने की जिद करता और ना ही अब्बा के साथ यह हादसा पेश आता। मेरी नज़र में तो अब्बा के इस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने अब्बा को 1 ही हफ्ते में छुट्टी दे दी थी और हम अब्बा के छोटे से कमरे में आए तो अब्बा कहने लगे कि अब इंडिया वापस जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं, क्योंकि अब्बा किसी भी काम को करने के काबिल नहीं थे और कंपनी अब्बा का खर्चा नहीं उठा रही थी। ऐसे में यहाँ रहना और यहाँ रहकर खर्चा करना अब्बा के बस में नहीं था। अब्बा कहते कि जो भी जमा पूंजी है वह भी इसी तरह खर्च हो जाएगी, इससे बेहतर है कि हम इंडिया वापस चलते हैं। अब्बा की बात पर मैं परेशान हो गया था क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ जाकर हमारा कोई गुजारा नहीं होगा, क्योंकि अब्बा के सिवा कोई दूसरा सहारा नहीं था। मैंने अब्बा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत कुछ बेहतर हो जाए तो फिर हम वापस इंडिया जाने को सोचेंगे। इस वक्त तो आप फ्लाइट में बैठने के भी काबिल नहीं हैं। लेकिन मेरा वापस जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं यहीं पर कोई काम करूँगा और जब तक अब्बा ठीक नहीं होते यहीं रहकर उनकी मदद करूँगा। लेकिन सारा मसला यह था कि यह इंडिया नहीं था जहां एक 13 साल के बच्चे को कोई भी आसानी से काम पर रख ले। यहाँ बच्चे से काम करवाने के खिलाफ कानून बहुत सख्त है और छोटे बच्चों से काम करवाना यह कानून जुर्म है। और 2 ही दिनों में मुझे समझ आ गई थी कि मेरे लिए यहाँ काम ढूंढना नामुमकिन है। अब्बा एक छोटे से कमरे में रह रहकर थक चुके थे, इसलिए मैं करीब के पार्क में अब्बा को घुमाने के लिए ले गया। वहीं मेरी मुलाकात अरबी औरत हिंदा से हुई। वह दूर एक बेंच पर बैठी हुई थी और बार बार उसकी नज़र मुझ पर और अब्बा पर जमी हुई थी। कुछ ही देर गुजरे थे कि अब्बा का कोई जानने वाला मिल गया था। अब्बा उससे बातों में मसरूफ थे। तभी उस औरत ने मुझे इशारे से बुलाया। मैं फौरन ही चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत थी। मुस्कुराकर मुझसे पूछने लगी कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और तुम्हारे अब्बा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया कि मेरा नाम सालू है और मेरा ताल्लुक इंडिया से है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे अब्बा का एक्सीडेंट हो गया और इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुरा दी और कहने लगी कि तुम लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है। उसकी बात पर मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अब्बा की नौकरी ख़त्म हो गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा। वह कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो तुम वहाँ कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गया और कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। इंडिया वापस जाकर हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए मैं खुद चाहता हूँ कि 6 महीने तक अब्बा की जगह अब्बा की सारी जिम्मेदारियाँ उठाऊँ। मेरी बात सुनकर वह खुशी से कहने लगी कि
तुम मुझे बहुत पसंद हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़के की ज़रूरत थी जो कामचोर ना हो और अपने घर वालों के लिए जान तक देने के लिए हाजिर हो। मैंने हैरत से उससे पूछा कि क्या आपके पास मेरे लिए कोई नौकरी है? वो कहने लगी, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी तुम्हें अच्छे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गया था। अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती थी। मैंने उनसे कहा, ठीक है, अब मुझे काम बता दें, मैं अपने अब्बा से बात कर लूँगा। वो कहने लगी कि रोज़ तुम्हें सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और फिर महीने के आखिरी दिन में तुम्हें काम भी बता दूंगा और पैसे भी दे दूंगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस समझा दिया और कहने लगी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, अगर तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी। उसकी हिंदी काफ़ी बेहतर थी, ऐसा लगता था कि वह हिंदी ही बोलती हो। मैंने उससे कहा कि आप मुझे काम तो बता दे। वह मुस्कुराकर कहने लगी, सालू, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तुम आ तो जाओ। मैं इससे पहले उससे कोई और सवाल पूछता तब तक अब्बा ने आवाज़ दे दी थी। उनके दोस्त जा चुके थे और अब्बा के चेहरे पर तकलीफ़ों के आसार नजर आ रहे थे। शायद उन्हें बैठने में अब तकलीफ हो रही थी। मैं फौरन ही अब्बा के पास पहुंचा तो वह मुझसे पूछने लगे कि तुम अरबी औरत से क्या बातें कर रहे थे। मैंने पूरी बात अब्बा को बता दी कि वह औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है, इसीलिए मुझे बुलाया था। मुझे भी यही लगा था कि उस औरत को अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझ जैसे छोटे बच्चे से वह और क्या करवा सकती थी। इसीलिए मैंने अब्बा से यही बात बताई, लेकिन मेरी बात सुनते ही अब्बा ने साफ इनकार कर दिया और कहने लगे, मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 13 साल के हो। तुम यहाँ सिर्फ मेरे पास घूमने के लिए आए थे। मैं तुम्हें यहाँ किसी काम में नहीं लगा सकता। पता नहीं वह औरत कौन है और तुमसे कौन सा काम करवाएगी। अब्बा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि अब्बा, सिर्फ 6 महीने की ही तो बात है। एक दफ़ा आप ठीक हो जाएं तो फिर आप दोबारा से अपनी कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस इंडिया चला जाऊंगा। तब तक तो घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। अगर वह औरत मुझे अच्छे पैसे देने के लिए राजी है तो मुझे काम करने में कोई एतराज़ ही नहीं। अब्बा ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मेरा 13 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि अब मुझे समझाने लगा है। मैंने अब्बा से कहा, एक बार इस औरत पर भरोसा करके देख लें। मैं एक दिन काम पर जाऊंगा और अगर मुझे काम समझ में आ गया तो करूंगा, वरना नहीं। मेरी बात सुनकर और हालात को मद्देनजर रखते हुए अब्बा मान गए और कहने लगे कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फौरन ही वापस आ जाना। मैंने पलटकर दोबारा उस बेंच की तरफ देखा जो अब खाली पड़ी थी। वह अरबी औरत वहां से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि मैं अगली ही सुबह उसके पास जाऊंगा और काम देखूंगा। यह काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं। सारी रात में यही सोचता रहा कि पता नहीं वह औरत मुझसे क्या काम करवाएगी और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वहाँ कितने लोग होंगे। लेकिन आंखें बंद करता तो मेरी माँ और मेरी बहनों का ख्याल आने लगता। मेरी दोनों बहनों की उम्र हो चुकी थी और दहेज की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो अब्बा कब से परदेश काट रहे थे। अगली सुबह मैं अब्बा के सारे काम करके और तैयार होकर बंगले पर काम करने के लिए निकल गया। बंगला हमारे रूम से ज़्यादा दूर पर नहीं था, इसीलिए अब्बा को मुझे अकेले भेजते हुए कोई दिक्कत नहीं थी। मैंने अब्बा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊंगा। औरत के बंगले पर पहुंचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मालकिन ने मुझे बुलाया है, उन्हें सर से पैर तक मुझे देखा और कहने लगा, तो अब आप मालकिन के पास रहोगे। उसका लहजा बहुत ही अजीब सा था और जिन नज़रों से मुझे देख रहा था वह मुझे मेरे वजूद के आर पार होती नजर आ रही थी। चौकीदार ने फ़ोन करके एक नौकरानी को बाहर बुलाया। वह तकरीबन 40 साल की थी। चौकीदार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मालकिन एक से एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नज़र की तारीफ करनी होगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। भला काम करवाने के लिए किसी के खूबसूरत होने न होने से क्या फ़र्क पड़ता था। मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए। वह चौकीदार मुझे पागल मालूम हो रहा था। वह औरत चौकीदार की बात सुनकर जोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़कर मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला क्या था, आलीशान महल था। किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। ऐसा लगता था कि वह सोने का महल हो। मैं एक बड़े से सोफे पर बैठ गया था। मेरे सामने शरबत पेश किया गया था, बिल्कुल ऐसा ही जैसे मैं कोई मेहमान हूँ। थोड़ी ही देर में मालकिन वहाँ चली आई तो मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। नकाब में तो वह एक अलग किस्म की मालूम हो रही थी, लेकिन अब वह मैक्सी पहने और बहुत सारा मेकअप किए हुए मेरे सामने बैठी थी।
कोई शक नहीं था, वह खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त वह और भी खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी। जो भी था, अब वह मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम करने के लिए आया था। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन कहने लगी कि तुम थोड़ी देर जाकर कमरे में आराम कर लो। मालकिन की इन बातों ने मुझे हैरान कर दिया था कि मैं यहाँ आराम करने नहीं आया था और ना ही मैं इतनी दूर से आया था कि मुझे आराम करने की ज़रूरत थी। मैंने कहा कि आप मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और हर काम बहुत ही तेज़ी और ईमानदारी से करूँगा। मेरी बात सुनकर मालकिन ने मुस्कुरा दी और कहने लगी कि सालों काम तो तुम्हें वाकई ईमानदारी से करना होगा, इसी बात के तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। फिलहाल अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें काम बताती हूँ। उसी नौकरानी ने मुझे कमरे तक पहुँचा दिया और साथ ही ढेर सारे फल वहाँ लाकर रख दिए। मैं जब से यहाँ आया था अब्बा की तबीयत को लेकर इस कदर परेशान था कि ना ही अपनी शक्ल आईने में देखा था और ना ही अपने खाने पीने पर ध्यान दिया था। अब उसके कमरे में आकर जब मैं लेटा तो छत में लगा शीशे में मेरी शक्ल दिखाई दी। अचानक मुझे चौकीदार की बात याद आ गई कि मालकिन ने एक फिर नया लड़का ढूंढ लिया है। मैं वाकई बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह हूबहू चमकती हुई सूरत और नीली आंखें मुझे दूसरों से अलग करती थी। मैं हर जगह अपनी आंखों से पहचाना जाता था। अभी कुछ ही देर गुजरे थे कि कमरे का दरवाजा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं फौरन उठकर बैठ गया। मालकिन ने मुझे उस औरत से मिलवाया। उसका नाम जरीना था। मालकिन कहने लगी कि यह आज से तुम्हें उठने बैठने के तरीके सिखाएगी, किस तरह से बात की जाती है, अरबी के बातचीत करने का तरीका क्या है और मुझे थोड़ी बहुत अरबी भी सिखा देगी। मालकिन की बात सुनकर बहुत अजीब लगा। मुझे भला अरबी तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी और उठने बैठने के तरीके मुझे मालूम थे। फिर मालकिन एक औरत क्यों लाई थी? मुझे काम ही तो करना था, अरबी के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी। मालकिन कहने लगी कि 1 महीने तक तुम्हें यह ट्रेंड करेगी और इसके बाद तुम मेरे काम आओगे। उसके लिए तुम्हें जरीना के साथ 1 महीना गुजारना होगा। जरीना तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे जरीना के हवाले करके चली गई थी। जरीना एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी। वह बहुत मोहब्बत से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी, यहाँ तक कि टेबल पर बैठने का तरीका मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक नौकर को इतना ज़्यादा ट्रेंड करने की क्या ज़रूरत थी। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो अब्बा मेरी फिक्र में और कहने लगे कि आज मैं सारा दिन तुम्हारी याद में तुम्हें ही सोचता रहा। बताओ आज पहले दिन तुमने क्या काम किया, तुमसे कितनी मेहनत करवाई गई। और जब मैंने अब्बा को बताया कि आज मुझे सिर्फ उठने बैठने और अरबी के तौर तरीके सिखाए गए तो अब्बा मुस्कुरा दिए। मैंने हैरत से अब्बा से मुस्कुराने की वजह पूछी तो अब्बा कहने लगे कि यह अरबी भी अजीब होते हैं, एक कुत्ता भी काम पर रखते हैं तो उनकी नस्ल मालूम करते हैं, तो फिर नौकर को ऐसे कैसे रख सकते हैं। ज़रूर तुम्हें वहाँ अपने तौर तरीके सिखाएगी ताकि तुम उनके महल में काम कर सको। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं, तुम दिल लगाकर काम सीख लो। हो सकता है कि मैं भी जल्दी ठीक हो जाऊं तो वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर लूँगा और तुम्हें वापस भेज दूँगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे बगैर इतने दिन तक नहीं रह सकती। पहले से ही वह मेरी जुदाई का गम उठा रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उससे अलग कर दूं। अब्बा ठीक ही कह रहे थे, वाकई मेरी माँ मेरे बगैर बहुत अकेली हो गई थी। मैंने मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया। मुझे अच्छे से अच्छे कपड़े पहनने को दिए जा रहे थे। मेरे बालों को नए तरीके से बना दिया गया था। मुझे अच्छा से अच्छा खाना खाने को दिया जा रहा था। 1 महीने में ही मेरे जिस्म में भी बहुत सी तब्दीली आई थी। खुद को आईने में देखकर मुझे लगता ही नहीं था कि मैं वही 13 साल का बच्चा हूँ। यहाँ की हवा ने और खान पान में मेरी सेहत को बदल दिया था। मुझको बंगले में घूमने फिरने पर कोई रोक टोक नहीं था। आज तक मैंने किसी भी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो यहाँ किसी राजा की तरह घूमता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत अजीब लगी थी कि मैंने कभी भी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनकी पति की तस्वीर घर में लगी हुई थी और मेरे पूछने पर बस उन्होंने इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा बिजनेस है और वह रात को घर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन घर में तैयार होकर यहाँ वहाँ घूमती रहती हैं या फिर शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं। जब से मैंने जरीना से यहाँ के तौर तरीके सीखे थे, मालकिन भी मुझे अपने साथ बाहर ले जाने लगी थी। वह मेरा हाथ पकड़कर मॉल में अपने साथ घुमाती, मुझे जो भी चीज़ पसंद आती वह दिलाती और मैं अपनी इस नौकरी पर हैरान रह जाता कि जिसके लिए मुझे पेमेंट भी मिल रही थी
और इतना सारा सामान भी। मैंने अपने अब्बा को अपनी नौकरी और दिन भर के काम के बारे में बताया तो अब्बा कहने लगे कि शायद मालकिन को कोई औलाद नहीं, इसलिए वह तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही हैं, लेकिन यह बात मैं बताना नहीं चाह रही हूँ। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि 1 महीने तक जरीना मुझे ट्रेनिंग देगी और फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतजार था कि जब मुझे मेरे काम का पता चलता। फिलहाल तो मैं अपने नए नए चीज़ें और नए नए कपड़ों को एंजॉय कर रहा था। अब्बा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर थी, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वह नौकरी कर सकते, और जब मेरी नौकरी लग गई थी तो अब अब्बा की भी परेशानी कुछ कम हो गई थी। अब्बा ने अम्मा को ना ही अपने एक्सीडेंट के बारे में बताया था और ना ही मेरे काम के। अब्बा अम्मा को शाम के वक्त फ़ोन करते और फिर सब कुछ अच्छा अच्छा कहते। दिन तेज़ी से गुजरते चले गए और 1 महीने में मेरी शख्सियत पूरी तरह से बदल गई। मैं पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। और फिर महीने के आखिरी दिन मैं जैसे ही मालकिन के बंगले पर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर मुस्कुराया और कहने लगा कि आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस काम से खुश था कि चलो अब मेरा काम मुझे मिलने वाला है। मैं जैसे ही वहां कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो जरीना मुझे कहीं भी नज़र ना आई। नौकरानी मुझसे कहने लगी कि आज तुम्हें सीधा मालकिन के कमरे में जाना है। मैं जब से यहाँ आया था एक दफ़ा भी मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो यह देखकर हैरान रह गया था कि मालकिन का कमरा पूरी तरह से सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बिठा लिया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, सालू यह तुम्हारे 1 महीने की तनख्वाह है और आज के दिन तुम्हें मेरे साथ इसी कमरे में गुजारना होगा और फिर आने वाले 29 दिन तुम इसी तरह गुजारना जिस तरह से तुमने गुजारे हैं। मालकिन की बात तो मुझे समझ में नहीं आई थी, लेकिन इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मालकिन से मैंने कहा कि आप जो भी कहेंगी मैं उसे पूरे दिल से और ईमानदारी से करूँगा। और फिर जो कुछ भी मालकिन ने कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं मालकिन के साथ किस तरह, मैं 13 साल का एक नाबालिग बच्चा था और मालकिन जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती थी वह पूरा करना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मालकिन कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा महीना हर तरीके की आज़ादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है। अब तुम इस काम के लिए मना नहीं कर सकते। तुम्हें पैसे इसी काम के लिए दिए गए हैं क्योंकि इससे पहले तक तुमने कोई भी काम नहीं किया है। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। मालकिन कहने लगी कि हम अरबी औरतों की ज़िंदगी बहुत अजीब हो गई है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देख कर रस करते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। हमारे पतियों को अय्याशी करने की आदत हो गई है, एक साथ कई कई औरतों को रखते हैं और अपनी बीवियों को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, हसीन हूँ, लेकिन मेरे पति को मुझसे कहीं ज़्यादा इन औरतों में दिलचस्पी है जिसे उसने नाजायज़ तरीके से अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए मैं भी महीने का एक दिन नाबालिग लड़के के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिशों को पूरी करती हूँ। इस तरह से ना ही मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ और ना ही किसी को शक होगा। मैं जानती हूँ कि यह गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, तो फिर मैं उसे क्यों ना धोखा दूँ। मैं बदले की आग में जल रही हूँ और यह इसी तरह से ठंडी होती है जब मैं किसी नाबालिग को ले आती हूँ। तुमसे पहले भी मैंने कई लड़कों को इसी तरह इस्तेमाल किया है, लेकिन किसी में भी कशिश नहीं थी कि हमेशा के लिए उसे अपने पास रख सकती। लेकिन तुम में इतनी खूबसूरती थी कि तुम्हें मैं पूरा 1 महीना अपने घर बुलाती रही। इन पैसों के बदले तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए रख लूंगी। ना ही तुम्हारे बाप को नौकरी की ज़रूरत होगी और ना ही तुम्हें वापस इंडिया जाना होगा। तुम अपने बाप को अपने माँ के पास वापस भेज देना। मैं नाबालिग ज़रूर था, लेकिन बेवकूफ़ नहीं था। मालकिन की एक एक बात मुझे समझ आ रही थी। मैंने वह सारे नोट मालकिन के हाथ में पकड़ाया और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं। मैं गुनाह के रास्ते पर चलकर मुझे ऐसे पैसों की ज़रूरत नहीं। मालकिन के लाख रोकने के बावजूद भी मैं चला आया था। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझको रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज़्यादा मुझे माँ बाप की इज्जत प्यारी थी। मेरे माँ बाप ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मैं गिरते पड़ते किसी तरह अपने घर पहुंचा और अपने बाप से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। यह लोग बहुत जालिम शख्स हैं। हम अपने वतन को वापस चलते हैं। हमें एक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपको किस तरह से कंपनी वालों ने एक झटके में निकाल फेंका है, जबकि आप उनके पास सालों से नौकरी कर रहे थे
और मेरे मालकिन की तो नीयत ही खराब थी जिसे मैं समझ ही नहीं पाया था। मैं अपने बाप के साथ वापसी की फ्लाइट ले चुका था। आने वाली जिंदगी मुश्किल जरूर थी लेकिन गुनाहों से भरी हुई नहीं थी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।